ईशा किरण, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मोइज़ कमाल ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। डोंट टच मी मोइज़ कमाल, तुम मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ले आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी। वह खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। इसलिए इसलिए ना कि तुम उस मिडिल क्लास असफंदियार से मोहब्बत करती हो? मोइज़ ने चुपते हुए लहजे में कहा। मैं किसी से मोहब्बत करूं या ना करूं, मेरी लाइफ है, तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। वह गुर्राते हुए बोली। देखो ईशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। वह सब कुछ असफंदियार के पास नहीं है। वह ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे करता है। वह तुम्हारे खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम ऐशो सुकून की आदी हो, तुम मिडिल क्लास के लोगों के माहौल में नहीं रह सकती। मेरे पास दुनिया जहाँ की न सिर्फ हर चीज़ है, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। मोइज़ कमाल, तुम अपना यह लेक्चर किसी और को सुनाओ, मैं बात में आने वालों में से नहीं हूँ। मैंने असफंदियार के अच्छे नेचर, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और उसके अच्छे कैरेक्टर से मोहब्बत की है, ना कि उसके स्टेटस से या फिर उसके दौलत देखकर नहीं। और मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वह उसे खबरदार करती हुई वहाँ से चली आई। मोइज़ कमाल ने ज़मीन पर पाँव से ज़ोर से ठोकर मारी, फिर पार्किंग की तरफ आ गया। क्लासेस छोड़कर वह गाड़ी में बैठकर सड़क पर कुछ देर इधर उधर फिरता रहा, फिर थक हार कर घर चला गया। ईशा, कभी कभी मुझे तुम्हारा साथ एक ख्वाब लगता है, एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। असफंदियार ने पानी में कंकड़ उछालते हुए कहा। असफंद, तुम ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में आँख खोलो। तुम्हारा मेरा साथ कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए वह सब ऐसो आराम छोड़ सकती हूँ जिन चीज़ों का लालच देकर मोइज़ कमाल और मेरे घर वाले मुझे तुमसे दूर करने की कोशिशों में लगे हैं। वह लोग कभी नहीं समझ सकते कि मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। वह समझाते हुए बोली, फिर असफंदियार की तरफ देखा जो खामोशी से सामने पानी में फेंके हुए पत्थर से पैदा होने वाली लहरों को बहुत गौर से देख रहा था। ओहो, हम क्या बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ गए, चलो कैंटीन चलते हैं। ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगा। यूं सलीके से याद आते हो जैसे बारिश हो। वक्फे वक्फे से मोइज़ कमाल की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा। यह कहाँ से आ गया? ईशा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हर जगह नजर आना चाहता हूँ। वह उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला। मोइज़ कमाल, तुम अपनी हद में रहा करो, असमन ने दांत पीसते हुए कहा। चलो इसके मुंह मत लगो। ईशा उसे धकेलते हुए वहाँ से ले गई। वह नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में उनका तमाशा बने। तो फिर क्या सोचा तुमने? मम्मी ने डिनर के वक्त ईशा से पूछा। किस बारे में मम्मी? वह लापरवाही से बोली। वही मोइज़ कमाल के प्रपोजल के बारे में। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा। प्लीज़ मम्मी, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दें। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप क्यों इस बात को रोज़ाना दोहराती हैं? वह उकताते हुए लहजे में बोली। बेटा, आप रिलैक्स होकर खाना खाएं, हम फिर कभी बात कर लेंगे, डैडी ने बहुत नर्म लहजे में कहा। आपने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। इकलौती होने का यह मतलब नहीं कि यह असफंदियार जैसे मिडिल क्लास का हाथ थाम ले। वह गुस्से से बोली। डैडी, आप ही इस टॉपिक को लेकर बैठे, सुकून से बात करें या फिर झगड़े। मैं जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। वह उठकर चली गई। महमूद अहमद और सितारा बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा, जो इतनी जिद्दी थी कि जिस बात या काम के पीछे पड़ती वह करके ही छोड़ती थी। फिर उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया। असफंद, तुम गांव कब जा रहे हो? ईशा के लहजे में ऐसा कुछ था कि वह चौंक सा गया। क्या बात है ईशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। असफंद, मोइज़ कमाल ने जब से प्रपोजल भेजा है, मम्मी डैडी मुझसे रोज़ पूछते हैं। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन वह कहते हैं कि मोइज़ कमाल न सिर्फ हमारी क्लास का है, बल्कि उसके डैडी मेरे डैडी के गहरे दोस्त भी हैं। इसलिए मुझे हाँ कह देना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर अपने माँ बाप और बहनों को ले आओ। ईशा की बात पर वह और परेशान हो गया, लेकिन मुस्कुरा कर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इस हफ्ते जाऊंगा और उन्हें ले आऊंगा। लेकिन तुम्हारे घर वाले?
असफन, वह मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस उनको जाकर ले आओ। उसने मुस्कुराकर उसकी बात काटी। ओके ठीक है। वह कुछ मुतमईन सा हो गया, क्योंकि अभी घर जाकर अम्मा को समझाना था। वह मुंबई इसलिए आया था कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब हासिल करेगा और फिर दोनों बहनों की शादी करेगा। यह तो उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आकर वह ईशा किरण की मोहब्बत में इतना डूब जाएगा कि सब कुछ पीछे छोड़कर उसे ईशा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इस तरह की बातें सोचते हुए वह ईशा के साथ लेक्चर अटेंड करने चला गया। मम्मी, असफन गांव जा रहा है, वह अपने घर वालों को साथ लाएगा आपसे बात करने के लिए। ईशा ने सितारा बेगम को जानकारी दी। चाय पीते हुए उन्होंने उसकी बात बहुत गौर से सुनी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जी? वह चौंक गई। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम उसे पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, तो शादी से पहले उसका गांव, उसका घर, उसका रहन सहन देखाओ। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया। मम्मी, आप कह तो ठीक रही हैं, मैं असफन से बात करती हूँ। हम कुछ तो यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लेते हैं, वैसे भी फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं और लेक्चर्स बहुत कम होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, फिर मोबाइल पर असफन का नंबर मिलाते हुए वहां से उठ गई। बेगम, हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है, ऐसा क्या कह दिया तुमने? महमूद साहब ने आते हुए बेटी को खुश देखकर पूछा। अब हमारी ईशा मुइज़ कमाल से ज़रूर शादी करेगी, वह चाय का कप रखते हुए बोली। मैं समझा नहीं। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोले। बेगम ने उनके लिए चाय निकालते हुए सारी बात तफसील से बताई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वह उसका घर वगैरह देखकर शादी से इनकार कर देगी? मुझे नहीं लगता। वह चाय का कप पकड़ते हुए बोले। वह मेरी बेटी है, इतना तो मैं उसे जानता हूँ। अगर इनकार नहीं करेगी तो कुछ लम्हों के लिए सोचेगी ज़रूर। उसकी सोच में हल्की सी दरार ही उसके सिर से मोहब्बत का भूत उतार सकती है। सितारा बेगम की बात सुनकर उन्होंने समझते हुए सर हिलाया। ईशा ने जब गांव जाने के लिए कहा तो असफन खुशी खुशी राजी हो गया। अच्छा था, उसके सामने अम्मा ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगी। ईशा बहुत खुश थी। ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि मम्मी डैडी ने उसे खुद इजाज़त दी थी। बस में सफ़र करके आगे के रास्ते गांव में वह बैलगाड़ी से गए। यह सब उसे इतना अच्छा लगा कि वह बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी, इसलिए गांव के लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह सब कुछ एंजॉय कर रही थी। फिर वह एक छोटी सी गली जिसमें गंदे संदे बच्चे खेल रहे थे, कच्ची गली में जगह जगह पानी भरा हुआ था जो न जाने कितने दिनों से भरा पड़ा था। उसमें मच्छरों की भरमार थी। ईशा ने बदबू की भरमार से मुंह मोड़ लिया। असफन सर झुकाए हुए उसके साथ चल रहा था। फिर वे एक कच्चे और छोटे से घर के आगे रुक गए। लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाज़ा जिस पर टाट का पर्दा लगा हुआ था। असफन ने उसे उठाया। सामने कच्चे मगर साफ सुथरे सहन में मुर्गियां इधर उधर भाग रही थी। सामने छोटा सा बरामदा जिसमें लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था, जिस पर पुरानी मगर साफ सुथरी सुर्ख रंग के फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। तख्त पर बैठी एक बूढ़ी औरत चश्मा लगाए हुए चावल चुन रही थी। अचानक उन्होंने सामने देखा। शुक्र है असफन बेटा मेरा चांद आ गया। कोई खबर भी नहीं दी मेरे बच्चे ने। अरे हुमैरा, समीरा किधर हो? देखो भाई आया है। कमरे से दो लड़की तकरीबन एक सी शक्ल और हम उम्र लग रही थी। कमज़ोर सी मगर साफ सुथरे सादा से कपड़े पहने निकली। भैया, असफन से लिपट गई थी। फिर उसकी नज़र ईशा पर पड़ी तो वह चौंक गई। यह इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? उनकी आंखों में हैरत थी। अम्मा भी हैरान होकर देख रही थी। अम्मा, यह ईशा किरण है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। गांव देखने आई है, कुछ दिन रहेगी, बाकी बातें फिर बताऊंगा। अरे मेरा बच्चा, अंदर आकर बैठ, 7 मेहमान हैं और हमने तुम्हें सहन में ही रोक लिया। अंदर आओ। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर ले गई। छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी कालीन बिछी हुई थी, उस पर प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां और मोड़े पड़े थे। दीवार के साथ एक छोटा सा बेड लगा था। सामने दीवार के साथ लकड़ी के छोटे से टेबल पर टीवी रखा था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। हुमैरा, समीरा, बेटी जाओ, कोई चाय पानी लेकर आओ और फिर खाने का इंतज़ाम भी करो, अम्मा ने बेटियों से कहा। जी ठीक है अम्मा। वह दोनों बाहर चली गई। बेटा, इधर बेड पर आकर बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, सफ़र की थकान होगी ना, अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा।
मुझे फ्रेश होना है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अम्मा, इन्हें ज़रा वॉशरूम ले जाएं, असफन ने कहा। बेटा, तुम अपने कपड़े निकाल लो, मैं गुसलखाने में पानी वगैरह देख कर आती हूँ। वह बाहर निकल गई। तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, चाय वगैरह पियो, फिर हम बात करेंगे, असफन यह कहकर बाहर चला गया। उसने एक ठंडी आह भरी और बैग में से 2 कपड़े निकाले। अच्छा हुआ मैंने सादा से कपड़े भी रख लिए, वरना जीन्स में तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूँ। फिर अम्मा आ गई तो वह मुस्कुराकर उनके साथ वॉशरूम चली गई। वॉशरूम था या कोई दरबा, प्लास्टिक के टब में पानी भरा था, कोई शावर वगैरह नहीं था। उफ, मैं कैसे नहाऊंगी? उसे अपने घर का वॉशरूम याद आ गया। अब मजबूरी थी, सफ़र के वक्त की मिट्टी धूल जमी थी। उसकी नफासत पसंद तबीयत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह फ्रेश हुए बगैर पानी भी पी ले। जैसे तैसे वह फ्रेश होकर बाहर निकल आई। उसी कमरे में प्लास्टिक की टेबल पर चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, शामी कबाब और चिप्स वगैरह रखे थे। चाय पीकर उसने मानना पड़ा कि ऐसा जायका उसके घर के बावर्ची में भी नहीं था। फिर जब उसने खाना खाया, बिरयानी इतनी मज़े की थी कि उसका जी चाहा कि वह उंगलियां चाटती रहे। हुमैरा समीरा इतनी अच्छी थी, उसने ढेरों बातें करना चाहती थी, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी। असफन ने महसूस कर लिया। आओ ईशा, मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाऊं, फिर तुम आराम करना। एक कमरे में 2 बेड लगे थे, उनके सेंटर में टेबल पड़ा हुआ था जिस पर कुछ किताबें सलीके से रखी थी। यह हुमैरा समीरा का कमरा है। फिर एक कमरे में नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ था और सेंटर में बेड लगा हुआ था। दीवार के साथ 2 कुर्सियां रखी थी। दीवार पर बहुत खूबसूरत कुदरती मंजर की तस्वीर लगी थी। यह तुम्हारा कमरा है ना? उसने खुश होकर पूछा। यस, असफन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तो मैं यहीं आराम करूंगी, वह बेड पर बैठते हुए बोली। जब मैं तुम्हारा तो मेरी हर चीज़ तुम्हारी। उसने ईशा के खिले खिले चेहरे की तरफ देखा। अच्छा, अब जाओ, मुझे आराम करने दो, वह शर्माते हुए बोली। असफन मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उम्मीद के मुताबिक अम्मा बरामदे में असफन का इंतज़ार कर रही थी। वह उनके करीब बैठ गया। वह जानता था कि अम्मा क्या पूछना चाह रही हैं, इसलिए उसने साफ साफ बात बता दी। अम्मा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है। जहाँ हुमैरा समीरा मेरी बेटियाँ हैं, जैसे तैसे वे मशीन चलाकर, वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस घर को चला रही हैं, ऐसे ही ईशा को भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। अम्मा के चेहरे पर उम्मीद के बुझे दियों को देखकर असफन के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने दिल में फैसला किया कि वह ईशा से जितनी भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ से वादा किया था वह भी ज़रूर निभाएगा। गर्मियों के दिन थे। रात खुले सहन में चारपाई बिछाई गई। वह हुमैरा समीरा से बात करती रही। दोनों जुड़वा बहनें थीं, हाल ही में मैट्रिक किया था। वह भी किसी के साथ वाले कस्बे से किया था। उनके गांव में तो मिडिल क्लास तक स्कूल न था। उससे आगे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। ईशा को वह इतनी प्यारी लगी, उसने सोचा वह ज़रूर इन दोनों के लिए कुछ करेगी। फिर अम्मा ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम लोग सो जाओ। ईशा की बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी। फिर उसे गर्मी का एहसास हुआ। वह उठकर बैठ गई। लाइट चली गई थी। उसका दम घुटने लगा था। सब आराम से सो रहे थे। फिर उसे मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। उसका दिल चाहा कि वह ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दे। रात भी पहाड़ जैसी हो गई थी। सारी रात गर्मी, उमस। रात उसने बड़े तकलीफ से गुजारी। सुबह होते ही उसने सामान पैक किया। असफन, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। वह परेशान हो गया। बस मुझे जाना है, वह जिद कर रही थी। फिर अम्मी हुमैरा समीरा से सरसरी तौर पर मिलकर वह दिल्ली चला आया। सितारा बेगम और महमूद साहब को कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उनकी बेटी थी, वह जानते थे कि किन सुकूनों में पली बड़ी है। लेकिन उन्हें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वह बीमार हो गई। उसे मलेरिया हो गया था। उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। असफन शर्मिंदा होकर उसके देखभाल के लिए आता जाता था। जब वह सेहतयाब होकर घर आई तो सितारा बेगम ने उससे असफन के बारे में पूछा तो वह बोली, शादी तो मैं अब भी उसी से करूँगी, लेकिन वह यहीं रहेगा मेरे साथ, मैं गांव नहीं जाऊँगी। उन्होंने असफन को बुलाकर सारी बात की। उसे नहीं मानना था, वह नहीं माना। उसने कहा, ईशा मेरे साथ शादी करके मेरे साथ, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ रहेगी।
बेटा, आप अपने घर वालों को यहाँ ले आएं। हम अपनी बेटी को अलग से मकान देंगे, महमूद साहब ने उसे समझाया। नहीं अंकल, मैं नहीं कर सकता। गरीब आदमी में ईगो बहुत होती है। महमूद, अहमद और सितारा बेगम यह बात जानते थे। सब कुछ ठीक हो गया था। ईशा को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। असफंद ने ईगो में आकर मुझे ठुकरा दिया। मोहब्बत में तो ईगो नहीं होती। वह बहुत रोई थी और यह बात भूल गई थी कि ठुकराया तो उसने है असफंद को, उसकी गरीबी की वजह से। फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे। असफंद से उसका मिलना जुलना बंद हो गया था। वह खामोश रहने लगी थी। असफंद से उसे कोई गिला शिकवा नहीं किया था, बस खामोशी से जाने कहाँ चला गया था। ईशा ने सोचा कि वह शादी नहीं करेगी, लेकिन मुइज़ कमाल की मोहब्बत और दोस्ती ने उसे संभाला तो उसने मम्मी डैडी के सामने सर झुका दिया। मुइज़ कमाल अच्छा शौहर साबित हुआ। वह मुतमईन थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसके मम्मी डैडी एक हादसे में दुनिया से चले गए। उसके लिए यह सब एक शौक से कम नहीं था, लेकिन मुइज़ कमाल और उसके घर वालों ने बहुत ही अच्छी तरह उसे ट्रीट किया। उसमें माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद, फिर मुइज़ कमाल का बिजनेस, वह शहर के अमीन तरीन लोग थे। फिर खुदा ने उसे एक खूबसूरत सा बेटा भी दिया। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। असफंद यार से उसने मोहब्बत की थी। कभी कभार यह याद बनकर उसके दिल में चुटकियाँ लेता था, जिसे वह हमेशा भुलाने की कोशिश करती थी। एक दिन उसकी हंसती बसती जिंदगी को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। बिजनेस में दिन पर दिन नुकसान होता जा रहा था। मुइज़ कमाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेकार। 2 साल में ही उन्हें अपनी सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ा। बैंक से इतना लोन लिया था कि वापस न करने पर बैंक ने उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली थी। वह आसमान से ज़मीन पर आन गिरे थे। उनका आलीशान मकान भी नीलाम हो गया था। यह किराए के मकान में रहने लगे। उस पल ईशा को असफंद का कच्चा मगर हवादार घर अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगा। अब तो कदम कदम पर उसे असफंद याद आता था, जिसे उसने और उसके घर वालों ने गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था। और आज वह खुद को कोड़ी कोड़ी की मोहताज समझ रही थी। मुइज़ कमाल ज़्यादातर घर से बाहर काम की तलाश में रहता था। घर आता तो ज़्यादातर खामोश झुंझलाता था। वह भी अब खास काम और ज़रूरत के लिए ही उससे बात करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ईशा ने उसे कहा कि मार्केट से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी हैं। यह बात सुनकर वह भड़क उठा। मैं डाके डालूं क्या? जब तुम्हें पता है कि फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर तुम क्यों तंग करती हो? मुइज़, अब तो ज़रूरत है, वह तो पूरी करनी है, और ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे आपसे ही मांगना है। तुम्हारी वजह से आज मैं आसमान से ज़मीन पर आ गया हूँ। मनहूस हो तुमने ही मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब तुमसे शादी की थी। और भी न जाने वह क्या क्या कह रहा था। नन्हे मुन्ने हादी की आवाज़ सुनकर वह कमरे में चली गई। हादी के साथ वह भी खूब रोई थी। मोहब्बत और रिश्ते ऐसे ही बदलते हैं। हादी का दूध और बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, वह खुद तो जैसे गुजारा कर लेती, लेकिन हादी तो बच्चा था। इसलिए उसने हादी को उठाकर घर में ताला लगाया और अपने जेवरों में से बचने वाले ईयरिंग बेचने के लिए सुनार के पास चली गई। वह सोच रही थी कि वह जॉब करेगी अपने और अपने बच्चे के लिए। जिंदगी तो गुजारनी ही